अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ। और आज हम बच्चे फर्स्ट डिस्कस करेंगे HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे हम एड्स वायरस या रेट्रो वायरस बोलते हैं। ये वायरस कौन सी डिजीज़ काज करता है बच्चे? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बच्चे अगर इसकी हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 1980s के अंदर कुछ बच्चे फिजिशियंस ने इस एड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल किस में रिपोर्ट किया था बच्चे? मेल्स के अंदर। और उन मेल्स के अंदर, यंग मेल्स के अंदर बच्चे कुछ सिम्टम्स थी, सच एज सीवियर नमोनिया, रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, स्वॉलन लिम्फ नोड, मतलब उनके अंदर जो लिम्फ नोड थे उनकी स्वेलिंग हुई थी बच्चे। ये लिम्फ नोड के अंदर एक्चुअली ये लिम्फोसाइट वगैरह भी मौजूद होते हैं जो लिम्फ को फिल्टर करते हैं, तो उनके जो लिम्फ नोड थे वो स्वेल हुए थे। एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये कुछ उन्होंने बच्चे उन फिजिशियंस ने यंग मेल्स के अंदर ये कुछ सिम्टम्स थी, उनको क्या किया था? रिपोर्ट किया था। एंड ऑल दीज यंग पेशेंट्स वर द होमोसेक्सुअल। और बाद में बच्चे जब इन पेशेंट्स का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जब किसी दूसरे पर्सन को इंजेक्ट की गई तो उनके अंदर भी ये डिजीज़ क्या हो गई थी? ट्रांसफ़र हो गई थी। तो बाद में उन्होंने कहा था कि ये नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर भी हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब उनको डिजीज़ पर्सन का ब्लड वगैरह वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा। अब बच्चे 1984 के अंदर इस एड्स डिजीज़ का जो पॉजिटिव जो एजेंट होता है उसको आइडेंटिफाई किया था बाय द पास्चर by a team from the Pasteur Institute in France and National Institute of Health in the USA। और बच्चे 1986 के अंदर फिर उस कॉजेटिव एजेंट का नेम क्या रखा गया था? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और बाद में बच्चे ये नोबेल प्राइज़ भी मिला था ल्यूक मॉन्टेजिनियर को। और बच्चे साथ में ये फ्रैंकोस बेरी स्नोसी ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट वर अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 2008 फॉर डिस्कवरिंग द वायरस। बच्चे नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस की कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? रेट्रो वायरसेस से। और बच्चे इसके अगर हम शेप की बात करेंगे तो बच्चे इसकी शेप ओवरऑल क्या होती है? स्फेरिकल होती है, लेकिन इसके अंदर जो इसका कैप्सिड होता है बच्चे वो ऐसे कोनिकल शेप का होता है। जो कैप्सिड होता है वो कोनिकल शेप का होता है। और बच्चे जो कैप्सिड होता है वो इसका 12 कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। इसके साइज़ की बात करें तो बच्चे इसका 120 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होता है। और बच्चे इसके इर्द गिर्द जो इन्वेलप होता है बच्चे लिपोप्रोटीन का बना हुआ इन्वेलप मौजूद होता है। और फिर उस इन्वेलप के अंदर फर्दर बच्चे 2 डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि स्पाइक बनाती हैं। उनमें से जो एक प्रोटीन है बच्चे उसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन GP120, और साथ में बच्चे दूसरी है ट्रांस मेम्ब्रेन GP41। और ये टोटल स्पाइक कितने मौजूद होते हैं बच्चे? 72 लिटल स्पाइक इस इन्वेलप के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और ये जो स्पाइक होंगे ये इन 2 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन GP120 एंड ट्रांस मेम्ब्रेन 41। और बच्चे ये जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो इन्वेलप होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि ये इन्वेलप कैसे आता है कि जब ये वायरस होस्ट सेल को लीव करता है, जब होस्ट सेल को लीव करता है तो उसी की सेल मेम्ब्रेन को क्या कर लेता है? बोरो उधार ले लेता है, उसी की सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द ओढ़ लेता है और उसकी क्या बन जाती है बच्चे? वो उसकी इन्वेलप बन जाता है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है बच्चे वो किसके लिए यूज़ होती है? इट इज़ नीडेड टू अटैच टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल की रिसेप्टर साइट को रिकोगनाइज करती है और वहाँ पर अटैचमेंट के लिए ये बच्चे ज़रूरी होती है। अगर हम GP141 की बात करें, ट्रांस मेम्ब्रेन की बात करें तो बच्चे इट इज़ क्रिटिकल फॉर द सेल फ्यूजन प्रोसेस के जब वायरस ने अपने बच्चे जो होस्ट सेल हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के जो सेल हैं, जब उनके साथ फ्यूज़ होना है तो फ्यूजन में कौन रोल प्ले करती है? GP141। और अटैचमेंट में कौन करती है? GP120। अब बच्चे इनके जो इन्वेलप होता है, अब उस इन्वेलप के बीनीथ एक और बच्चे प्रोटीन होती है जो किससे बनी होती है? मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, इसे हम बोलते हैं बच्चे P17। अब बच्चे हमारे पास जो हमने कहा जो GP120 और GP41 थी 141 वो क्या बनाती थी? वो इन्वेलप के स्पाइक बनाती हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन की बात करें तो वो कौन बनाता है? P17। और अगर कैप्सिड की बात करें तो बच्चे कैप्सिड कौन बनाता है? P24। और इनका जो बच्चे कैप्सिड या इनका जो कोर होती है वो बुलेट शेप्ड की होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन P24।
अगर इसके जीनोम की बात करें तो बच्चे इसके जीनोम के अंदर 2 सिंगल स्टैंडर्ड HIV RNA होते हैं और साथ में बच्चे उसके कुछ इंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन में नीडेड होते हैं, जैसे कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम, इंटीग्रेज इंजाइम्स एंड प्रोटीएज इंजाइम। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें बच्चे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या होता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम को डबल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री DNA के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इंटीग्रेज की बात करें बच्चे, इसका फंक्शन होता है उस वायरल DNA को होस्ट DNA के अंदर क्या करना, इंटीग्रेट करना, उसको इनकॉर्पोरेट करना। और प्रोटीएज का बच्चे फंक्शन ये होता है कि नेक्स्ट जब हम देखेंगे कि जब इनकी बच्चे लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती हैं तो वो उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की क्लीवेज करता है, उसको ब्रेक डाउन करके बच्चे उसके फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर उनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं बच्चे, टोटल वायरस के अंदर, इन HIV वायरस के अंदर टोटल 9 जीन्स होते हैं, लेकिन उन 9 में से जस्ट जो 3 जो बच्चे जो जीन्स होते हैं वो इन प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। कौन सी प्रोटीन को इनकोड करेंगे कि जो इसका क्या बनाती हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये 3 इंजाइम के बच्चे फंक्शन है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखें सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं स्पाइक की बात करते हैं। अगर आप देखें बच्चे स्पाइक के अंदर ये बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो मौजूद है बच्चे GP120 जो कि अटैचमेंट के लिए बच्चे यूज़ होती है, ठीक है। और साथ में बच्चे यहाँ पर ये ट्रांस मेम्ब्रेन है GP41 जो कि फ्यूजन के लिए यूज़ होती है। ये स्पाइक के अंदर बच्चे दोनों प्रोटीन आ गई हैं। ये जो हमने यहाँ पर बात की थी, ये देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन और यहाँ पर मेरे पास ये ट्रांस मेम्ब्रेन GP41, ये ट्रांस मेम्ब्रेन और ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों इन्वेलप के अंदर आ गए हैं। फिर हमने बात की थी ये मैट्रिक्स की, जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है बच्चे, मैट्रिक्स कौन से बनाता है, P17। अगर हम कैप्सिड की बात करें तो बच्चे वो कौन बनाता है, P24। और साथ में बच्चे ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद हैं। साथ में बच्चे यहाँ पर ये P32 इंटीग्रेज इंजाइम मौजूद है। यहाँ पर बच्चे P10 प्रोटीएज इंजाइम मौजूद है। और बच्चे यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज P64 भी मौजूद है। और साथ में बच्चे ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कम्प्लेक्स प्रोटीन भी मौजूद है। तो ये अपने बच्चे याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर बच्चे हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो बच्चे HIV वायरस का जो प्राइमरी होस्ट होते हैं वो हेल्पर T सेल होते हैं, जिन्हें हम CD4 सेल भी बोलते हैं। उसके अलावा बच्चे ब्रेन सेल के कुछ जो ब्रेन सेल होती हैं उनको भी ये अफेक्ट करते हैं। अगर इनके हम स्टेप्स की बात करें तो बच्चे इनिशियल स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो इनके स्पाइक होते हैं और स्पाइक के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन बच्चे GP120 होती है, उसके ज़रिए ये होस्ट के रिसेप्टर सेल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसके साथ जाकर अटैच होते हैं। और होस्ट की सरफेस पर जब कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें वो स्पाइक की जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज़ करेगी और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। बच्चे जब हम अटैच होंगे फिर उनकी फ्यूजन होनी है। फ्यूजन के ज़रिए वो जो हमारे पास जो वायरस है बच्चे वो होस्ट सेल के इनसाइड एंटर होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब वो इनसाइड एंटर होगा तो बच्चे अपने कैप्सिड को क्या कर देता है, वो जो उसको लीव कर देता है, उस अपने कैप्सिड को शेड कर देता है। मतलब हम बोलेंगे कि उसकी क्या हो गई है, उसकी अनकोटिंग हो गई। जब उसकी अनकोटिंग हो जाएगी तो उस वक्त बच्चे मतलब उसका जब कैप्सिड है उसको भी वो रिमूव कर देगा। तो उसके बाद बच्चे उसके फिर जो सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA हैं और साथ में कुछ वो जो इंजाइम वगैरह हैं तो वो बच्चे होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसकी फर्दर प्रोसेस बच्चे जो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि अब बच्चे आना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने, ये देखें ये मेरे पास है बच्चे वायरल RNA, मतलब उसका जो अपना वायरस का जो जीनोम का जो RNA था। अब इसको यूज़ करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बच्चे एक कॉपी बनानी है कम्प्लीमेंट्री DNA की। पहले बनेगी कम्प्लीमेंट्री DNA की एक सिंगल कॉपी, ठीक है। जैसे ही वायरस के होस्ट के वायरल RNA से जैसे ही कम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो उसके बाद वो जो वायरल DNA है बच्चे उसकी क्या हो जानी है, उसकी क्लीवेज हो जानी है, क्योंकि अब हमें फर्दर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे जब उसकी क्लीवेज हो जाएगी उसके बाद इसी कम्प्लीमेंट्री DNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके क्या बना लिया जाएगा, डबल स्टैंडर्ड DNA बना लिया जाएगा। तो मैंने कहा पहले स्टेप के अंदर हमने बच्चे उस वायरल DNA से क्या बनाना है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाना है, सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA। और बच्चे और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो जो वायरल का जो अपना जो RNA था उसको क्या हो जाती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। कौन करवाएगा, राइबो न्यूक्लियस इंजाइम। और फिर उस सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA से बनेगा डबल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA। फिर बच्चे वो डबल स्टैंडर्ड जो कम्प्लीमेंट्री DNA होता है वो होस्ट के
जो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। और बच्चे वो किसने करवाना है, इंटीग्रेज इंजाइम ने। और उस कंडीशन के अंदर हम उस इंटीग्रेटेड डीएनए को क्या बोलेंगे, प्रो वायरस बोलेंगे। अब बच्चे वो जो प्रो वायरस जो हमारे पास जो डीएनए है, प्रो वायरल डीएनए, अब उसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। उसकी ट्रांसक्रिप्शन से बच्चे 2 टाइप ऑफ आरएनए बनेंगे। एक तो बनेगा मैसेंजर आरएनए, और साथ में बच्चे दोबारा क्या बनेगा हमारे पास, वायरल जीनोमिक आरएनए। दोबारा बच्चे सुन लें, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डीएनए था वो एज अ प्रो वायरस मौजूद था। अब बच्चे उस प्रो वायरल डीएनए की होनी है ट्रांसक्रिप्शन, किसने करवानी है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि होस्ट सेल के यूज़ होंगे। उनसे बच्चे बनेगा 2 टाइप ऑफ आरएनए बनेंगे, एक बनेगा मैसेंजर आरएनए और बच्चे साथ में जीनोमिक वायरल जीनोमिक आरएनए भी बनेंगे। अब मैसेंजर आरएनए को जो होस्ट की राइबोसोम होगी वो उसकी ट्रांसलेशन करवा के उसको ट्रांसलेट करके बच्चे लार्ज प्रोटीन बनाएंगी। फिर उन लार्ज प्रोटीन को स्मॉल पार्ट के अंदर किसने डिवाइड करना है, बच्चे प्रोटीएज एंजाइम ने उसको डिवाइड करना है। जब स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगी तो बच्चे वही इसके वायरल कंपोनेंट होंगे। फिर उन वायरल कंपोनेंट के अंदर उसका अपना जीनोमिक आरएनए जब पैक होगा तो बच्चे वो एक फुली मैच्योर वायरस अगेन आ जाएगा। और फिर वहाँ से उसने बडिड ऑफ होना है। जब उसकी बडिंग ऑफ होनी है तो उस वक्त बच्चे उसने जो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पोर्शन को अपने इर्द गिर्द क्या कर लेना है, इनक्लोज कर लेना, उसके अंदर अपने आप को सराउंड कर लेना है। और इसी वजह से होस्ट सेल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस। और जैसे ही उसका साइज रिड्यूस होगा तो बच्चे वो जो टी सेल होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अब वो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले नहीं करेगा। बच्चे इस डायग्राम के अंदर दोबारा स्टेप सारे के सारे रिवाइज हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर हो रहा है बच्चे जो HIV वायरस है बच्चे वो GP120 जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके स्पाइक के अंदर उसके ज़रिए CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर अटैच हो रहा है। बच्चे 2 के अंदर उसकी जो है अंदर वो फ्यूजन हो रही है। और थर्ड स्टेप के अंदर बच्चे देखिए उसकी अनकॉइलिंग हो गई है, उसका कैप्सिड अलग हो गया। अब जस्ट हमारे पास क्या आ गया, वायरल RNA। अब देखें वायरल RNA जो है उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने देखें ये एक क्या बनाया, सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA। जैसे ही वायरल RNA से जैसे ही कम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा तो जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो उस जीनोमिक RNA को क्या कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे। अब उसके बाद बच्चे हमारे पास पहले था सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री RNA, तो देखें सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री RNA से क्या बन गया है, डबल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री DNA। अब बच्चे जाकर वो होस्ट के सेल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जाकर इंटीग्रेट हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रो वायरस बोलेंगे। फिर जब होस्ट के RNA पॉलीमरेज जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उसे 2 टाइप ऑफ RNA बन रहे हैं, एक मैसेंजर RNA एक जीनोमिक RNA। फिर मैसेंजर RNA की होस्ट की राइबोसोम उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, सॉरी ट्रांसलेशन यहाँ पर आना था, उसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगी जिन जो वो लार्ज होंगी। फिर उनको प्रोटीन एंजाइम उनकी क्लीवेज करवाएगा, क्लीवेज के बाद उनके बच्चे अगेन पैकिंग होनी है और पैकिंग के बाद एक हर बच्चे दोबारा नया जो है वो वायरस आ जाएगा। और फिर जब वो उसकी वहाँ से बडिंग ऑफ होगा तो देखिए उसने उसकी सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया, जिसकी वजह से इस टी सेल का जो साइज़ होगा बच्चे वो रिड्यूस हो जाएगा और वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। बच्चे अगेन यहाँ पर ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट बच्चे हम इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या होता है बच्चे, देखिए इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर सेल ऑर्गन और प्रोटीन का ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसका काम होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल से कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। या हमारी बॉडी के अंदर अगर बच्चे कोई इन्फेक्शियस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ फॉरेन एंटर होगी तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। अब बच्चे अगर हमारे इस इम्यून सिस्टम का कोई एक पार्ट वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो मिसिंग हो जाएगा तो बच्चे उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक हो जाएगा और वहाँ पर डिसऑर्डर बच्चे कौन सी आ जाएगी, एड्स आ जाएगा। और उस एड्स के रिज़ल्ट में भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब बच्चे लिम्फोसाइट की बात करें तो बच्चे लिम्फोसाइट मेनली वो इम्यून सेल हैं जो इम्यून सिस्टम के अंदर मेनली इन्वॉल्व हैं, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। जो बच्चे जो बी सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है, जो जाकर डायरेक्ट जाकर एंटीजन के ऊपर जाकर क्या करती हैं, अटैक करती हैं। टी सेल की बात करें तो बच्चे जो टी सेल हैं वो डायरेक्टली भी जो इन्फेक्टेड या मैलिग्नेंट सेल हैं उनके ऊपर डायरेक्टली भी जाकर अटैक करते हैं। टी सेल 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्पर टी सेल एक किलर टी सेल। जो हेल्पर टी सेल होते हैं बच्चे वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर किलर टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, फिर उसको जाकर क्या कर देते हैं, उसको जाकर किल कर देते हैं। अब बच्चे जो HIV वायरस होता है ये मेनली जो है हेल्पर टी सेल हैं उनको जाकर क्या करता है बच्चे, उनको जाकर अफेक्ट करता है। और बच्चे जब वायरस
उन टी सेल के अंदर इन्वेड होता है तो अपने आप की जो है वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे ये ना सिर्फ उस हेल्पर टी सेल या CD4 टी सेल को ना सिर्फ उसको किल करता है, बल्कि उस इन्फेक्शन को हेल्दी सेल के अंदर भी क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। और बच्चे जो HIV वायरस है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड लिव्ड इनसाइड द बॉडी अनडिटेक्टेड फॉर मंथ और ईयर्स बिफोर एनी साइन ऑफ द इलनेस। मतलब कि सिम्टम्स से पहले ही, मतलब कि ये अनडिटेक्टेडली बच्चे मंथ और ईयर्स के लिए बॉडी के इनसाइड क्या करता है, ये मौजूद होता है। इसके बच्चे सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे सिम्टम्स को हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए सिम्प्टोमेटिक कैरियर। बच्चे जो ए सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं इनके अंदर फीवर है, चिल्स, एचिज़, स्वालन लिम्फ ग्लैंड्स एंड इची रैश। अब ये सिम्टम्स कुछ टाइम के बाद डिसअपेयर हो जाएंगी और दोबारा 9 मंथ के लिए, उससे ज़्यादा अरसे के लिए ये दोबारा अपेयर ही नहीं होती। लेकिन जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई सिम्टम्स शो नहीं होती, लेकिन बच्चे वो इन्फेक्शियस, बट इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, लेकिन उसके अंदर डिजीज़ है लेकिन अभी इसके सिम्टम्स वो शो नहीं हुई। और अगर उसका हम बच्चे एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे, द स्टैंडर्ड HIV टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इज़ पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस स्टेज। एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बच्चे इसकी जो सेकंड हमारे पास जो स्टेज है वो है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ARC भी बोलते हैं। इसके बच्चे कौन कौन सिम्टम्स हैं? स्वालन लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक, ग्रोइन, आर्मपिट दैट परसिस्ट फॉर मंथ, जो महीनों तक रहते हैं, मतलब स्वालन रहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास हैं अदर सिम्टम्स इंक्लूड नाइट स्वेट्स, परसिस्टेंट कफ, फ्लू एंड परसिस्टेंट डायरिया, लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिप्रेशन। और थर्ड स्टेज जो है बच्चे वो है फुल ब्लोन एड्स, ये इसकी फाइनल स्टेज है। और इसके अंदर बच्चे स्वेयर जो है वो वेट लॉस भी हो जाता है और जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। और बच्चे परसिस्टेंट लगातार जो है वो डायरिया पिचेस वगैरह भी लगते हैं एंड इट इज़ यूजली वन ऑफ द सेवरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब बच्चे हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं। और उससे पहले देखें, अब देखें अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हम बोलते किसे कहते हैं। अब बच्चे जो HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस वो कोई डिजीज़ काज नहीं करता, ना वो पर्सन को बच्चे किल करता है डायरेक्ट। मतलब जो डायरेक्ट HIV ना वो डायरेक्ट खुद कोई डिजीज़ काज करता है, ना वो डायरेक्ट पर्सन को किल करता है, बल्कि जो क्या करता है, जो HIV है उसने बच्चे इम्यून सिस्टम के T सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो मतलब जब वीक होने का मतलब ये है कि अब वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता, वो डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम बच्चे वो वीक हो जाएगा HIV वायरस की वजह से, एड्स की वजह से, जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो दूसरी डिजीज़ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दूसरी डिजीज़ को मौका मिल रहा है कि वो आएँ और जाकर डिजीज़ काज कर दे। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। तो फिर उन डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ बोलते हैं, कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वीक इम्यून सिस्टम है, आए और डिजीज़ काज कर दे। वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हैं बच्चे? स्किन कैंसर, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, नर्वस सिस्टम एंड आई डिजीज़। तो बच्चे ये लास्ट टाइम PMC एग्जाम में ये MCQs आ भी चुका है, इसको अपने अच्छी तरह पढ़ लेना। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम इसके many patients suffer a rare and disfiguring from skin cancer which is known as the Kaposi sarcoma। और बच्चे by affecting lymphocyte, HIV may directly infect the brain cell in more than 50% ऑफ द केसेस के। लिम्फोसाइट को अफेक्ट करने के बाद बच्चे वो ब्रेन सेल को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे, इरिवर्सिबल डेमेंटिया एंड इवेंचुअल डेथ, और उसमें बच्चे मेमोरी लॉस भी हो जाती है। जो ब्रेन होता है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है विद द लॉस ऑफ मेमोरी एंड मेंटल एजिलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस अकर। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें कि HIV जो ट्रांसमिशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द बॉडी फ्लूइड। को जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर जो हैं बच्चे वो ट्रांसफ़र ना किए जाएँ। कुछ और प्रिवेंशन मेजर्स हैं। पहले बच्चे क्या हैं कि जो नीडल्स हैं और जो सिरिंजेस हैं उनको बार बार उनको यूज़ ना करें। उसके अलावा अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है तो पहले उसका HIV जो स्क्रीनिंग उसका टेस्ट है वो करवाया जाए। टूथब्रश, ब्लेड्स, टॉवल्स बच्चे वो किसी के साथ आप शेयर ना करें, स्पेशली जब आप बच्चे जाते हैं किसी ये बार्बर के पास जाते हैं, उसकी शॉप पर जाते हैं हेयर कटिंग वगैरह के लिए, सैलून के ऊपर या ब्यूटी सैलून के ऊपर, तो वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं बच्चे वो एक्सचेंज ना करें। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज़ करने के बाद प्रॉपर्ली उनको स्टीरिलाइज किया जाना चाहिए नेक्स्ट यूज़ करने से पहले। उसके अलावा बच्चे जो एड्स है इसका जो प्राइमरी जो इसका जो काज है वो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मतलब इसका जो मेनली जो इसका काज है वो बच्चे जो है वो आपस में जो सेक्शुअल
जो आपस में बिहेवियर होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो भी इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से भी बचना चाहिए और इस्लामिक टीचर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और बच्चे जो मदर हैं, मदर HIV वायरस से अगर अफेक्टेड मदर है तो इट शुड नॉट फीड देयर बेबी। यहाँ पर नॉट मिस है, टाइपिंग मिस्टेक आपने लिख लेना है कि अगर मदर जो है वो HIV से अफेक्टेड है तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसके अलावा बच्चे अगर शेकिंग हैंड की बात करें, हगिंग की करें, कफिंग, स्नीजिंग, स्विमिंग पूल, ठीक है, तो इसके ज़रिए जो HIV वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं होता। और मॉस्कीटोज़ के बाइट करने से भी एड्स वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। बच्चे ट्रीटमेंट की बात करें तो ये HIV ट्रीटमेंट है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ ट्रीटेड बाय यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन टू फाइट द HIV इन्फेक्शन। दिस इज़ कॉल्ड द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब बच्चे जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है ये इस डिज़ीज़ का, एड्स का कोई क्योर नहीं है, बल्कि इसका एक्चुअली काम क्या होता है कि जो HIV पॉजिटिव पर्सन हैं वो फर्दर आगे उनके अंदर वो जो इन्फेक्शन है, मतलब जो डिज़ीज़ है वो फुली आगे ग्रो ना करे, मतलब। और वो जो HIV पॉजिटिव पर्सन है बच्चे, वो दे कैन लिव लॉन्गर, वो हेल्थियर लाइफ लिव करते हैं और उनके अंदर आगे जो दूसरों के अंदर जो HIV वायरस को ट्रांसमिट करने का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे जो ART है, it is highly effective treatment for the HIV infection and it is accessible and started earlier in the course of infection। अगर मतलब कि इसको स्टार्ट में ही, इस थेरेपी को अगर हम स्टार्ट कर दें तो बच्चे फिर HIV पॉजिटिव पर्सन की उतनी ही ज़िंदगी होगी जितनी HIV नेगेटिव पर्सन की होगी। लेकिन बच्चे इसकी कुछ टॉक्सिटीज़ भी हैं, ये कॉस्टली भी है, आपको डेली बेसिस पे बच्चे वो पिल लेनी पड़ती हैं, दवाई वगैरह लेनी पड़ती हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा इसके कुछ बच्चे और लिमिटेशन भी हैं, तो इस वजह से इट इज़ अ क्योर फॉर द HIV वायरस रिमेन्स अ वाइटल गोल। लेकिन अभी भी एड्स का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो अभी भी नहीं आया। अगर ड्रग की बात करें, द बेस्ट नोन ड्रग यूज इन बाई 1987 वाज द एजिडोथाइमिडीन और ज़ाइडोविनिन, फॉर्मली नोन एज द AZT, ज़ाइडोवियोडिन, विच शोज progression of the disease and can attack virus even in the brain, major reservoir of the infection। नेक्स्ट बच्चे सेकंड ड्रग की बात करें, द अदर ड्रग हैज़ बीन एग्जामाइंड सच एज द राइबाविरिन, a drug used to treat the other viral infection which has been found to suppress the AIDS virus under the laboratory condition। और थर्ड बच्चे हमारे पास है सुरामीन, एन एंटीपैरासिटिक ड्रग has also shown encouraging result inhibiting the viral reproduction in the host। ये डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बच्चे जो HIV वायरस है इसके अंदर टोटल जो है वो 9 जीन्स होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चे उसके अंदर तो 500 से भी ज़्यादा जीन्स होते हैं। ह्यूमन्स की बात करें तो उनके अंदर 20,000 to 25,000 जीन्स मौजूद होते हैं। अब बच्चे टोटल 9 में से जो 3 जीन्स होते हैं, GAG, POL एंड NVE, बच्चे ये किसको कोड करते हैं, ये उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को कोड करते हैं जिससे नए वायरस बनने हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो 6 जो जीन होते हैं जो उन प्रोटीन को कोड करते हैं जो कि बच्चे HIV वायरस को, होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने में और अपनी न्यू कॉपीज़ बनाने में और डिजीज़ काज करने में क्या करती हैं, उनकी एबिलिटी को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें तो बच्चे इनका जो इनका स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है उसके एंड के ऊपर एक सीक्वेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, जो कि इस RNA की HIV वायरस की रेप्लिकेशन को क्या करता है, उसको करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा बच्चे जो HIV है, इट बिलोंग टू अ स्पेशल क्लास ऑफ वायरस विच आर कॉल्ड द रेट्रोवायरस एंड विद इन दिस क्लास HIV इज प्लेस्ड इन द सब ग्रुप ऑफ लेंटिवायरसेस। SIV वायरस की बात करें बच्चे, इट कॉज डिजीज इन मंकीज, FIV कॉज डिजीज इन कैट्स, विस्ना इट काज डिजीज़ इन द शीप एंड CAV इट काज डिजीज़ इन द गोट्स। बच्चे ये भी याद रखना है, MCQs भी आ चुके हैं PMC के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बच्चे इसके साइज़ की बात करें तो बच्चे HIV वायरस का जो साइज़ होता है ये इट इज़ द 100 to 150 बिलियंथ ऑफ आ मीटर इन अ डायमीटर, मतलब उसका ये 100 से 150 बिलियन उसका पार्ट होती हैं। इस तरह अगर 1 इंच की बात करें तो बच्चे 1 इंच का ये 4 मिलियंथ पार्ट होती हैं। इस तरह अगर हम इकोलाई बैक्टीरिया के साइज़ के बाद उसकी लेंथ की बात करें तो उसके लेंथ का 1/12 होती हैं। इस तरह अगर हम CD4 वाइट ब्लड सेल की डायमीटर की बात करें तो उसके डायमीटर का ये 1/70 होते हैं, मतलब इनका इतना जो है वो छोटा साइज़ होता है HIV वायरस का। नेक्स्ट बच्चे HIV-1 और HIV-2 में डिफरेंस की बात करें तो जो HIV-1 जो है ये बच्चे इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ HIV एंड इट अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ ऑल इन्फेक्शन। और जो HIV-2 बच्चे है इट इज़ रिलेटिवली अनकॉमन और वो इन्फेक्शन भी कम काज करता है। जो HIV-2 है बच्चे इट इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन द
West Africa and the surrounding countries, and HIV-2 is less fatal and progress more slowly than the HIV-1. नेक्स्ट बच्चे हम कुछ वायरल डिजीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस हम किसे बोलते हैं? इट इज़ जनरली करेक्टराइज्ड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर इंक्लूडिंग सेवरल अदर सिम्टम्स, एंड इट इज़ जनरली काज बाय द, इसके बच्चे काज कौन कौन से हैं? वायरल इन्फेक्शन, रेयरली ड्यू टू द टॉक्सिटी ऑफ द ड्रग्स एंड सर्टेन अदर काजेज। अब बच्चे ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, वन बाय वन हम उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसको कौन से बच्चे वायरस काज करता है? हेपेटाइटिस ए वायरस। अब बच्चे जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, इट इज़ क्लासिफाइड एज द हेपेटोवायरस। इट इज़ अ स्मॉल अनइनवेलप्ड सिमेट्रिकल RNA वायरस which shares many of the characteristic of the पिकॉर्ना वायरस फैमिली। मतलब ये पिकॉर्ना वायरस फैमिली की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बच्चे क्या करता है? शेयर करता है। इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो बच्चे ये फीकल ओरल रूट के थ्रू ये वायरस क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। इसकी सिम्टम्स की बात करें बच्चे, इसकी सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग एंड जॉइडेंस। उसके बच्चे डार्क यूरिन एंड पेल फेसिस आर आल्सो सीन। और बच्चे इसकी थेरेपी की बात करें तो नो एंटीवायरल थेरेपी इज़ अवेलेबल। तो प्रिवेंशन इसके बच्चे क्या है? एक्यूट इम्यूनाइजेशन विद अ वैक्सीन कंटेनिंग द इनएक्टिवेटेड HIV, मतलब इसकी जो है वो HIV वायरस, उसके अगेंस्ट जो है जो वैक्सीन भी अवेलेबल है। और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर हाइजीन, सफाई सुथराई की कंडीशन भी जो है वो रखी जाएंगी। हेपेटाइटिस बी की बच्चे बात करें तो हम सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसको HBV वायरस का करता है। जो HB वायरस है, इट इज़ पार्शली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस एंड इट इज़ अ स्पीशी ऑफ द ग्रुप आर्थोहिपेडेनो वायरस एंड अ मेंबर ऑफ द हिपेडेनोविरिडी फैमिली ऑफ द वायरसेस। सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे इनकी सिम्टम हेपेटाइटिस ए की तरह की हैं। इन ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके मेनली 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बच्चे। कौन कौन से? ब्लड, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड पेरेंटली फ्राम मदर टू द न्यू बॉर्न बेबीज़। ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चे अल्फ़ा इंटरफेरॉन ये ड्रग्स अवेलेबल हैं HIV के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट बच्चे जो वैक्सीन है वो भी हाईली इफ़ेक्टिव है। और उसके अलावा जो बच्चे ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्क्रीन, तो ब्लड जो है वो देने से पहले उसको जो हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस C की बच्चे बात करें तो ये कौन काज करता है? HCV वायरस काज करता है। इसको हम नॉन A नॉन B हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। दूसरा बच्चे ये जो HCV वायरस होता है ये स्मॉल होता है, इनवेलप्ड होता है, पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस ऑफ द फैमिली रिलेविविरिडी। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो बच्चे इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। उसके अलावा इसके सिम्टम्स वो हेपेटाइटिस B की तरह की हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन एंड रिबावायरिन इज़ अ ट्रीटमेंट चॉइस फॉर द क्रोनिक हेपेटाइटिस C। प्रिवेंशन की बात करें तो बच्चे HCV जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका जो हेपेटाइटिस C का जो वायरस होता है बच्चे वो अपनी जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, मतलब जो जेनेटिक मेकअप उसको चेंज करता रहता है, जिस वजह से इसके खिलाफ कोई इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस D की बात करें बच्चे से हम डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये विरोइड काज करता है और जो विरोइड है इट कैन एंटर ओनली इन द ह्यूमन लिवर सेल इफ़ इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ कैप्सिड दैट कंटेन अ बाइंडिंग प्रोटीन। और वो बाइंडिंग प्रोटीन आती कहाँ से है? इट ऑब्टेन्स इट फ्रॉम द हेपेटाइटिस B वायरस एंड द विरोइड देन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन बी ट्रांसमिटेड विया ब्लड टू द सीरम ट्रांसफ्यूजन। सिम्टम की बात करें तो बच्चे वो इनकी तकरीबन जो हैं वो हेपेटाइटिस B से हैं, कुछ इनकी उससे भी सीवियर होती हैं। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी HBV की ही तरह है। हेपेटाइटिस C की बात करें तो बच्चे हेपेटाइटिस जो है वो HEV वायरस का करता है। ये भी स्मॉल है। उसके अलावा बच्चे ये इनवेलप्ड है, पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। और बच्चे उसके अलावा ये जो हेपेटाइटिस जो HAV जो वायरस होता है, हेपेटाइटिस A का जो वायरस होता है, उस तरह ये भी ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट के थ्रू। और अगर हम इसकी बच्चे बात करें मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हाल्बर एंड कोवर्कर रिवील्स दैट द पिग कुड बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस E फंक्शन। और इसके बच्चे कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बच्चे हम हेपेटाइटिस F वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस F वायरस इज़ हाइपोथेटिक वायरस like which is linked to the hepatitis, and several hepatitis F virus candidates emerged in 1990s. नेक्स्ट बच्चे हम हर्पीज सिम्प्लेक्स की बात करें। हर्पीज सिम्प्लेक्स इज़ अ सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय वन और मोर पेनफुल fluid filled sores or blisters appear on the skin or the epithelium of the outer opening of the body। इस बच्चे इसके ऊपर वो ब्लिस्टर्स वो छाले से बन जाते हैं। tingling
Itching and burning may be felt on the skin before blister appear, and blister break open and often ooze fluid and form a crust before, मतलब वो बाद दफ़ा वो जो छाले बच्चे जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो सारा फ्लूइड होता है वहाँ पर वो फैल जाता है. एंड द सोर्स कैन लास्ट फॉर 7 to 10 days, एंड देयर आर प्राइमरी 2 टाइप ऑफ हर्पीज़, ओरल हर्पीज़ एंड जेनिटल हर्पीज़. ओरल हर्पीज़ की बात करें बच्चे, इसका जो काज होता है वो होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1, और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1 जो बच्चे वायरस होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड primarily थ्रू द ओरल secretion, for example saliva or physical contact with the sores on the skin. Transmission की बात करें, it can be spread by sharing objects such as toothbrushes or utensils. Symptoms की बात करें, most blisters appears on the lips or around the mouth, and sometimes blisters form on the face or tongue. Treatment की बात करें बच्चे, इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल होती हैं. उसके अलावा जो अफेक्टेड पेशेंट्स है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए. जेनिटल हर्पीज़ की बात करें बच्चे, ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस डिजीज़ काज करता है. और बच्चे ये जो कोई भी पर्सन है वो उसके अंदर हाइपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस कह रहा हूँ, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शन सिर्फ उस वक्त होगा बच्चे जब वो क्या करेगा, वो उस पेशेंट के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा जिसको ऑलरेडी ये जेनिटल हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 इन्फेक्शन होगा. एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद समवन हु हैज़ द, मतलब सिर्फ किसी पेशेंट के अंदर ये उस वक्त ट्रांसफ़र होगा जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे उसके साथ जिसको ऑलरेडी ये डिजीज़ होगी. एंड इन जेनिटल हर्पीज़ दिस सोर्स टिपिकली अपीयर्स ऑन द पेनिस, वजाइना, बटक्स एंड एनस. और इसके लिए भी एंटीडॉक्स बच्चे वो अवेलेबल हैं. और उसके अलावा यहाँ पर वो यह कि जो पेशेंट अफेक्टेड है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट बच्चे, अगर हम बात करें कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़ की बात करें तो बच्चे कॉटन लीफ कर्ल इज़ अ सीरियस डिजीज़ ऑफ कॉटन एंड सेवरल अदर मलवेशियस प्लांट स्पीशीज़, एंड द डिजीज़ इज़ एट दिस टाइम इंडेमिक थ्रू आउट पाकिस्तान. बच्चे इंडेमिक बोलते हैं ऐसी डिजीज़ जो एक ही रीजन के अंदर लिमिटेड होगी तो उसे हम बोलते हैं इंडेमिक. एंड एपिडेमिक इन द वेस्टर्न इंडिया. एपिडेमिक का बोलते हैं अगर वो पूरे कंट्री के अंदर, मतलब मोर पॉपुलेशन के अंदर वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं. और पेंडेमिक हम बोलते हैं अगर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे फैल, जैसे कोरोना से वो एक पेंडेमिक डिजीज़ है. अब बच्चे इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो अफेक्टेड जो कॉटन प्लांट्स होते हैं दे एग्जिबिट अ रेंज ऑफ सिम्टम्स सच एज, उनके लीफ कर्ल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बच्चे रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ एंड पुअर यील्ड ऑफ कॉटन फाइबर. इन एडिशन अफेक्टेड प्लांट्स में डिवेल्प लीफ लाइक आउट ग्रोथ फ्राम द वेन्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. अगर बच्चे यहाँ पर आप गौर से देखें तो जो ये जो लीफ है इसकी अंडर साइड, इसकी बच्चे लोअर साइड के ऊपर ये जो इसके अंदर ये वाली जो वेन्स होती हैं उस वेन से एक और, जब ये देखें क्या निकला हुआ है बच्चे, एक लीफ लेट वो उसकी आउट ग्रोथ हुई है. तो ये इसकी बच्चे एक सिम्टम है मेनली. काज की बात करें, द वायरस इज एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़ on the Indian subcontinent, 5 of which have been identified, and these all are the single component Bagmoviruses, genus Bagmovirus, family Geminiviridae. नेक्स्ट इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो बच्चे इसको ट्रांसमिट करते हैं बाय द वाइट फ्लाई बेमिसिया टबैकी. इसके सिम्टम्स की बात करें, द सिम्टम्स इन द कॉटन यूजुअली अपेयर विद इन 2 to 3 weeks of the inoculation by the Bemisia tabaci, and these are initially characterized by the deep downward cupping of the youngest leaves, and this is followed by the either upward or downward curling of the leaf margins, swelling and darkening of the veins, as well as the formation of initians outgrowth on the lower surface of the leaf, and which frequently develop into cup shaped लीफ लाइक स्ट्रक्चर. बच्चे वही मैंने सारे लिखे हुए कि उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो मुड़ वगैरह जाते हैं, वो डार्क हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं वहाँ से वो आउट ग्रोथ कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप हो जाते हैं. ट्रीटमेंट की बात करें, इस ट्रीटमेंट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट अगेंस्ट द इंसेक्ट वैक्टर. बच्चे जिसके थ्रू फैल रहा है वो कौन सी है, बेमिसिया टबैकी विच इज़ अ वाइट फ्लाई. अगर हम रॉगिंग की बात करें, मतलब कि जो अफेक्टेड जो पौधे उनको निकाल कर बाहर फेंक दें. द रिमूवल अफेक्टेड प्लांट्स पार्टिकुलरली ऑफ रेटून कॉटन फ्राम द previous season crop is recommended but appears to have little effect in reducing the insect. लेकिन इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट बच्चे हम पोलियोमाइलिटिस की बात करें, इसको पोलियो वायरस है वो डिजीज़ काज करता है विच इज़ एन इंटेरो वायरस. एंड इसका जो वायरस होता है बच्चे वो स्मॉल नॉन इन्वेलप्ड होता है, इसका इकोसाहाइडल न्यूक्लिक एसिड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जीनोम होता है, और जिसका जो जीनोम होता है उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, मतलब सेल के अंदर जैसे ही एंटर होता है तो वह एज अ वायरल डीएनए फंक्शन फॉर्म करता है. ट्रांसमिशन की बात करें तो बच्चे ये भी फीकल ऑरल रूट के थ्रू वायरस ट्रांसमिट होता है, और ये रेप्लिकेट कहाँ पे करता है बच्चे, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ओरोफेरेंस के अंदर, और फिर ब्लड के अंदर स्प्रेड हो जाता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चला जाता है. इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे
स्पाइनल कॉर्ड का जो एंटीरियर ऑर्न होता है, हमने ये देखे थे सारे, वहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन होते हैं बच्चे, उनके अंदर ये रेप्लिकेट्स करते हैं, उन सेल की डेथ करवा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो जाएगी, मसल्स की पैरालाइसिस होगी। कौन सी मसल्स की? जिनको वो न्यूरॉन क्या कर रहे थे, इनर्वेट कर रहे थे, उनको पैगाम पहुँचा रहे थे। अगर हम नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस मैनिफेस्ट एज द एसेप्टिक मेनिंजिटिस विद अ फीवर, हेडेक एंड स्टिफनेस, मतलब नॉन जो पैरालिटिक है उसके अंदर ये हेडेक, फीवर वगैरह और स्टिफनेस की उसकी सिम्टम्स है। इन पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस फ्लैसिड पैरालिसिस इज प्रीडोमिनेंट फाइंडिंग एंड पेनफुल मसल स्पैज्म मे आल्सो अकर एंड द मोटर नर्व डैमेज इज द परमानेंट। ट्रीटमेंट की बात करें वजह से कोई एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल नहीं है, फिजियोथेरेपी फॉर द अफेक्टेड मसल इज इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन की बात करें, पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड बाय द किल्ड एंड द लाइव वैक्सीन। किल्ड कौन सी बच्चे, साक वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और लाइव कौन सी है, एटीन्यूटेड वैक्सीन जैसे कि सेबिन वैक्सीन है या ओरल वैक्सीन है। नेक्स्ट बच्चे हम बर्ड फ्लू इन पाकिस्तान की बात करें तो बर्ड फ्लू को हम बच्चे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन जो मेनली किन को अफेक्ट करती है, मतलब वो बर्ड्स के साथ साथ ह्यूमन और एनिमल्स को भी अफेक्ट करती है, लेकिन मोस्ट वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे, वो बर्ड के अंदर मेनली उनको ही अफेक्ट करती है। HFN1 बच्चे ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है बर्ड फ्लू की एंड इट इज़ अ डेडली डिजीज़ ऑफ बर्ड्स। और बच्चे ये ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है अगर हम बर्ड्स के साथ, अगर इन्फेक्टेड बर्ड के साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे। और उसके बाद बच्चे H5N1 दीज आर कैपेबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके सिम्टम्स की बात करें, कफ, डायरिया, फीवर, हेडेक, रनी नोज एंड सोर थ्रॉट। जो कुछ इस एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें इस चैप्टर के रिलेटेड तो बच्चे जो HIV स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इट इज़ डन बाय द इलाइज़ा, लेकिन इलाइज़ा लेस सिंथेटिक है, इस वजह से हम PCR टेस्ट करते हैं। अगर रेड रिबन की बात करें तो बच्चे यूज़ करते हैं एज अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी विद द एड्स पेशेंट। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो बच्चे जो प्रियॉन्स का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल प्रोटीन से डिफरेंट होता है, इस वजह से प्रोटीएज एंजाइम से वो क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं, प्रोटीएज एंजाइम प्रियॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम फ्लू वायरस के टोटल जीनोम की बात करें तो बच्चे उसके जीनोम के अंदर 12,000 to 15,000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उसके जीनोम के अंदर बच्चे 6 to 8 सेगमेंट्स होते हैं, उनके वो अलग अलग पीसेस पड़े होते हैं वेरिंग लेंथ के। अगर हम बच्चे डेविड बाल्टीमोर की बात करें, a Nobel Prize winning biologist devised the Baltimore classification which places the virus in one of the 7 groups based on their mode of replication and genome type. बच्चे विरियोइड्स they were first discovered by the T.O. Diner in 1971. और bacteriophage they are ubiquitous viruses found on the earth and number of bacteriophage are more than any organism on the earth. और बच्चे लास्ट पे अगर हम बात करें, देयर आर 2 मेजर रूट्स बाई विच द प्लांट वायरल डिजीज़ कैन स्प्रेड। बच्चे जब वो हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड होती हैं या वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू स्प्रेड होती हैं। हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बच्चे वायरल डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती हैं, प्लांट्स के अंदर अगर एक प्लांट इन्फेक्ट होता है फ्राम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वायरस, जैसे कि उसको कोई इंजरी वगैरह हुई है, अगर वो इंसेक्ट के थ्रू अगर वो वायरस उस प्लांट बॉडी के अंदर बचे गया, वहाँ पर उसने इन्फेक्शन काज किया, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। और अगर बच्चे वो जो वायरस है अगर वो पेरेंट प्लांट से अगर वो आगे नेक्स्ट प्लांट के अंदर अगर वो इनहेरिट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। बच्चे जो T4 होते हैं बैक्टीरियोफेज के, वो टैडपोल की तरह रिजेंबल करते हैं, उनका एक हेड और एक टेल होती है। रिट्रोवायरस की बात करें तो वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑन्कोवायरस they are associated with the tumors in the humans and gag protein locks HIV genome into the capsid. Okay students, Allah Hafiz.